हाय गाइज, वेरी वॉर्म वेलकम टू द सेशन। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वर्कशीट नंबर का सेकंड वाला सेशन। आपको याद होगा हमने जो वर्कशीट नंबर 1 का वर्कशीट नंबर 3 का पहला सेशन लिया था, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में याद है हमने क्या स्टार्ट किया था यार। आप लोगों को वो थोड़ा सा इंश्योरेंस क्लेम वाला वो जो एबनॉर्मल लॉस था उसमें इशू था, तो पहले तो वो रिवाइज किया, फिर उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया कि इंश्योरेंस होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है यार मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हमने कहा कि कई बार कस्टमर हमें एडवांस भी देता है, हम भी क्रेडिटर को एडवांस देते हैं, और हमने कहा जैसे डिप्रिसिएशन होता है वैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन नंबर 69 और 70 में आपको अमोर्टाइजेशन बताया। गाइज आज हम उसके आगे चालू करेंगे। तो गाइज पुराना वाला मैं ऐसा अजम्पशन मान रहा हूं कि आप लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज किया होगा यार। आपने पुराने वाले को बहुत ही अच्छे से रिवाइज किया होगा और आपने पुराने वाले को बिल्कुल दिमाग में अपने सेट कर लिया होगा, ठीक है। तो गाइज अब हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 71 से। और गाइज आज हम ये वर्कशीट नंबर जो 3 है हमारी वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो गाइज ट्रांजैक्शन नंबर 71, ठीक है। 71 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो एक टर्म यूज होने वाला है, सर कौन सा टर्म, देखो यार आप यहां पे लिखा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर अगेंस्ट सेल ऑफ 70,000 एंड रिबेट अलाउड 70,000। रिबेट कितनी अलाउड है? 70,000, सॉरी 1,000। अब मैं पहले आपको रिबेट समझाना पड़ेगा। अब आपको पहले रिबेट समझाना पड़ेगा, तो मैं आपको पहले रिबेट एक्सप्लेन करता हूं। मैं जब रिबेट की बात कर रहा हूं तो ये रिबेट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा लेट्स से नॉर्मली आपको पता ही है कि मैं डेटर को माल बेचता हूं, तो एक काम करता हूं मैं पहले जीरो से स्टार्ट करता हूं। वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है यार, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं ना, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पूछा है। मैं सिर्फ आपको एक कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए बता रहा हूं। तो मैंने कहा व्हेन गुड्स आर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्या लिखा मैंने यहां पे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आ रहा समझ? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आरएस में ये दो मैंने अलग अलग पार्ट में इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को डिफाइन किया, और तुम्हें अगले 5 मिनट में आ जाएगा यार। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी टेंशन की, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, तुम्हें आ जाएगा। तो दोनों को अपन ऐसे बाइफरकेट कर देते हैं। अब मैंने कहा तुम मुझे बताओ, जब तुम उधार पे माल बेचते हो, मैं एक काम करता हूं ये ट्रांजैक्शन दिखाता हूं तुम्हें एक बार। ये जो ट्रांजैक्शन है देखो एक बार, और इस ट्रांजैक्शन को आप अच्छे से विजुअलाइज करो यार। इस ट्रांजैक्शन में आप देखो माल कितने का बेचा, ये देखो ये माल कितने का बेचा, हमने 70,000 का माल बेचा यार। कितने का माल बेचा? 70,000 का हमने माल बेचा। तो गाइज अब इसके आगे ही अपन लोग क्या करते हैं, इसी को बेस लेके अपन करते हैं कि हमने ये माल जब बेचा होगा तो हमने एंट्री क्या मारी होगी, और बिल्कुल धीरे धीरे यार, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी तो है ही नहीं अपने को। मैंने कहा जब हमने माल बेचा उधार पे तो हमने उस समय एक एंट्री मारी होगी डेटर टू सेल, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ध्यान से याद रखना। आप मुझे बताओ यार, ये लॉजिक तो अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर है यार। ये डेटर डेबिट क्यों हुआ, सेल क्रेडिट क्यों हुई, ये लॉजिक तो हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट है। ये लॉजिक तो हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट है कि ये डेटर टू सेल्स कैसे आया, ये डेटर टू सेल्स कहां से आया। ये डेटर डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि डेटर जो है ये हमारा डेटर एसेट है। डेटर क्या है? एसेट। सर एसेट क्यों है? भविष्य में, फ्यूचर में मुझे इस डेटर से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पैसा मिलेगा, तो ये मेरा एसेट है। अब मैंने कहा जब हम इससे पैसा मांगने गए या जब हमने इसको माल दे दिया, तो माल इसको जब मिला, जब गुड्स इसको मिले, तो इसने बड़े भैया क्या किया, क्वेश्चन रेस करना चालू किया। इसने कहा कि भैया ये जो माल है इसमें गड़बड़ है। क्या बोला? ये माल है जो गड़बड़ है इसमें। बोले क्या गड़बड़ है? बोले कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोले क्वालिटी को लेके गड़बड़ है, ग्रेड को लेके गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसे उसने कुछ गड़बड़ बताई। सर ये आप जो बताने वाले हो क्या ये डिस्काउंट जैसा है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, डिस्काउंट से बहुत अलग है। डिस्काउंट का मोस्ट ऑफ द टाइम किससे कनेक्शन होता है? पेमेंट करने से। ये जो रिबेट है, ये रिबेट ना किसी कारण से दी जाती है जो कि लॉजिकल होता है। जैसे मैंने अभी आपको क्वालिटी, ग्रेड या कुछ बताया।
अब मैंने कहा यहां पे, अब मैंने आपको कहा यहां पे ये जो अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर है, तो अब क्वेश्चन कहता है कि भैया 1,000 रुपए की रिबेट दी। यार इसका मतलब मुझे 70,000 मेरा ड्यू था। मेरा पैसा कितना ड्यू था? 70,000। इस 70,000 में से 1,000 की मुझे उसको रिबेट देनी पड़ी, मतलब मुझे उसको काइंड ऑफ अ डिस्काउंट देना पड़ा। तो मैंने कहा भैया अब वो मुझे कितना देगा? सिर्फ 69,000। तो मैंने कहा दिस इज द अमाउंट विच इज एक्चुअली विच आई विल रिसीव। अरे भाई क्वेश्चन यही तो कहता है, देखो इस क्वेश्चन को। ये कहता है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर अगेन सेल ऑफ 70,000, रिबेट देनी पड़ी हमें उसे कितनी? 1,000। तो भाई क्वेश्चन यही तो कहता है हमें 1,000 की रिबेट देनी पड़ी, तो हमें मिला कितना? 69। अब मेरे को आप समझाना स्टार्ट करो 1 बाय 1। मेरे को रिबेट देनी पड़ी तो मेरे पास कैश कितना आया? अरे बोलो मेरे पास कैश कितना आया? 69,000 आया मेरे पास। तो जितना आपके पास कैश आया उतना तो आप डेबिट मारोगे। मैंने कहा मेरा डेटर कितने से कम हुआ? अरे मैंने यहां पे जो 70,000 से एसेट बनाया था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया ना। अरे सर पूरा कहां खत्म हुआ? उसने दिए तो अभी सिर्फ 69 है। तो क्या मेरे पास, अब मेरा सवाल है, क्या मेरे पास उससे वो 1,000 मांगने का राइट है? अभी नहीं। मेरा तो पूरा का पूरा एसेट जो 70 का था वो पूरा का पूरा मेरा जीरो हो रहा है। मेरे पास अब राइट नहीं है, मैं उस आदमी से पैसे नहीं मांग सकता। स्टोरी क्लियर है? दिमाग में सेट है? ओके। तो मैंने कहा यार अब मुझे बताओ 1,000 रुपए कमाए, तुम्हारा फायदा कि तुम्हारा नुकसान? अरे तुम्हारा फायदा कि तुम्हारा नुकसान? ऑब्वियसली तुम्हारा नुकसान, ऑब्वियसली तुम्हारा नुकसान। अब मैंने कहा एक और एनालिटिकल एंगल। अब आप देखो इसको फुल स्क्रीन पे, एक और एनालिटिकल एंगल। मैंने कहा अब आप थोड़ा सा ना सेकंड एंगल से सोचने पे आपको मजबूर करता हूं मैं। देखो इधर, इधर सेल्स कितने से क्रेडिट हुई? 70। इधर रिबेट कितने से डेबिट हुआ? 1,000। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर डालूं तो मेरी इनकम कितनी बुक हो रही है? 69,000। अरे मेरी इनकम 69,000 से ही तो बुक होनी चाहिए थी यार। मेरी इनकम 69,000 से ही बुक होनी चाहिए। मैं सामने वाले आदमी से, मेरे को 69 मिलने हैं, तो मेरी इनकम कितनी? 69। तो मैंने पहले 70 इनकम बुक करी, 1,000 का मेरा खर्चा बुक करा, तो नेट मेरी इनकम कितनी हो गई? 69, जो कि यहां पे होनी चाहिए थी। अरे यस के नो? डन है गाइस। अब इसको कॉपी मारो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसको कॉपी मारो, अच्छे से कॉपी मारो, दिमाग में सेट कर लो। तुम्हें कुछ और एक्सप्लेनेशन लिखना है खुद के लिए, वो भी लिख डालो। 30 और सेकेंड्स दूंगा, आराम से कॉपी मारो। ओके गाइज डन, अच्छे से कर लिया। अब आपको मैं अगला वाला जो एडजस्टमेंट है गाइज, इसका बिल्कुल रिवर्सल है। अरे जैसे हमने किसी को माल बेचा और कुछ गड़बड़ी निकली, ऐसा भी तो हो सकता है हमने किसी से माल खरीदा हो, और जो माल खरीदा उसमें गड़बड़ी हो सकता है ना यार, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मैंने कहा आप सुनो क्या कहता है अगला एडजस्टमेंट, देखो पहले क्या कहता है एडजस्टमेंट, देखो बेटा। ये कहता है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर अगेंस्ट परचेज ऑफ 80,000 एंड रिबेट रिसीव्ड 4,000। देख रहे हो आप? यहां पे रिबेट क्या थी बेटा? यहां पे रिबेट अलाउड थी, यहां पे रिबेट क्या है? रिसीव। तो वहां पे अलाउड, यहां पे क्या? रिसीव। तो अलाउड मेरे लिए खर्चा था, तो जो मुझे मिली वो मेरे लिए क्या है? इनकम है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इनकम, इनकम एंड प्योरली इनकम। अब देखो, तो मैंने कहा वैसे ही मैंने कहा यहां पे अपन एंट्री मारते हैं, यहां पे लिखते हैं अपन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। और यहां पे लिखते हैं अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। ये दो पार्ट में हम इसको बाइफरकेट करते हैं यार, दो पार्ट में, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स।
तो ये मैंने दो पार्ट में इसको बाइफरकेट कर दिया यार। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। स्टोरी क्लियर है। अब मैंने कहा एक एक पार्ट पकड़ते हैं। पहले मैंने कहा जब मैंने उधार खरीदा होगा। अब मुझे बताओ जब मैंने उधार खरीदा होगा व्हाट वुड बी द एंट्री? अरे जब मैंने उधार खरीदा होगा तो कोई ना कोई एंट्री तो मारी होगी। क्या एंट्री मारता हूं मैं नॉर्मली? बताओ। गुड्स खरीदे तो परचेज को डेबिट मारता हूं यार। ये वाली एंट्री तो आपको आनी ही चाहिए। परचेज क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि ये मेरा खर्चा है। मैंने कहा मुझे बताओ क्रेडिट क्या करूंगा? मैंने कहा क्रेडिट होगा क्रेडिटर्स। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिटर्स। कितने से क्रेडिट होगा? 80,000 से। कितने से क्रेडिट होगा? 80,000 से। और मैंने क्रेडिट कर डाला। अब मैंने कहा अमाउंट पेड। अब भैया अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। अब हम क्रेडिटर को अमाउंट पे करेंगे। अब मेरे को बताओ ना क्रेडिटर को कितना अमाउंट पे करोगे? यार आप जब पेमेंट करने लगे तो ऑब्वियसली आपने रिबेट मांगी। हो सकता है क्वालिटी में कोई गड़बड़ हो सकता है कोई और एस्पेक्ट हो। तो मैंने कहा जब आपने उससे मांगी रिबेट तो उसने कहा कि ठीक है 4,000 कम देना। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे यहां से कैश से पैसा गया कितना? 76,000। तुम्हें जो 4,000 की रिबेट मिली वो तुम्हारे लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। अब ध्यान से देखना, अभी समझाऊंगा मैं। और रिबेट रिसीव्ड। और मैंने कहा यहां डेबिट क्या करोगे? डेबिट करोगे क्रेडिटर। सर कितने से करेंगे? पूरा 80 से। अरे तुम्हारी लाइबिलिटी तो पूरी 80 से खत्म हो रही है ना। अब इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हैं, सुनो। मैंने कहा सबसे पहले ये क्रेडिटर यहाँ 80 से क्रेडिट हुआ या डेबिट भी 80 से ही होगा। सर हमने पेमेंट तो सिर्फ 76 किया, फिर 80 से डेबिट और क्रेडिट क्यों? मैंने कहा देखो जब आपने खरीदा था उस समय तो आपको यही पता था कि आपकी लाइबिलिटी 80,000 है। बट मैंने कहा जब आप पेमेंट करने लगे तो आपको पता पड़ा 4,000 की रिबेट मिली है। बट अगर मैं आपसे लॉजिकली एक छोटा सा सवाल पूछूं, मैंने कहा आपकी लाइबिलिटी जो है वो तो पूरी की पूरी 80 से कम होगी ना। आप ये थोड़ी कह रहे हो कि 80 में से 76 की लाइबिलिटी गई और 4,000 आप भविष्य में दोगे ही नहीं। ये 4,000 तो आपकी जो लाइबिलिटी थी वो खत्म पूरी की पूरी हो रही है। मैंने कहा अब आप वही एनालिटिकल पार्ट। मैंने कहा आपने यहां परचेज को डेबिट बुक किया, एक्सपेंस बुक किया 80 से। आपने यहां पे ये इनकम बुक किया कितने से? 4 से। तो मुझे बताओ ना 80 का खर्चा आपने बुक किया, 4,000 की नेट इनकम बुक हुई, तो आपका जो नेट खर्चा बुक होना चाहिए था वही तो इंपैक्ट आ रहा है। तो आप अकाउंट्स में जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो सही तो कर रहे हो। आ रहा समझ में? दिमाग में सेट है। अब इसको कॉपी मारो, फिर एक और एंगल से अपन सोचेंगे। कॉपी मारो इसको। पूरा का पूरा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दिया है यार। कॉपी मारो इसको फटाफट। डन है गाइस? तो गाइस अब मैं आपको एक और लॉजिक बता रहा था। मैं आपको कह रहा था कई बार बच्चे एक और दिमाग में क्वेश्चन पूछते हैं। सर आपको यहां 80 से खर्चा बुक करना और यहां पे 4,000 से इनकम बुक करना, आप ये अलग अलग क्यों कर रहे हो? आ रहा समझे? वाई सेपरेट एंट्रीज? अब गाइस देखो थोड़ा सा लॉजिकल आ रहे हैं क्योंकि अब आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि मैं कुछ बहुत ज्यादा इंटरनल भी समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। मैंने कहा वाई सर, वाई टू बुक टू डिफरेंट एंट्रीज। वाई टू बुक टू डिफरेंट एंट्रीज। आ रहा समझे? सवाल आ सकता है। बच्चा ये कह सकता है सर हम ये दो अलग अलग एंट्री क्यों मारे, जाके वहां परचेज का अमाउंट चेंज कर देते हैं। बच्चा कह रहा है सर अपनी तो किताब है, जाओ और यहां पे परचेज 80 लिखा था उसको काट के 76 कर दो। अरे मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता यार, ऐसा होता ही नहीं। यू कैनॉट डू लाइक दिस यार। आप इस तरह से फंक्शन कर ही नहीं सकते। आप एक बात बताओ ना, अकाउंट्स को वैल्यू क्यों मिलती है? क्योंकि हम कहते हैं अकाउंट्स ना रिलायबल है। अकाउंट्स क्या है? रिलायबल है। अब एक बात बताओ, अगर आपने अकाउंट्स में करेक्शन अलाउड कर दिया, मतलब काटा पीटी आपने अकाउंट्स में अलाउ कर दी, तो ये अकाउंट्स की रिलायबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी? अकाउंटेंट को जब लगा मिटा के एक चीज लिख दी, मिटा के दूसरी चीज लिख दी, तो इसका मतलब अकाउंट्स तो झोल झाल वाले हो गए।
तो अकाउंट्स में रिलायबिलिटी बनी रहे, इसलिए ऐसा करेक्शन अलाउड नहीं है। आपको लगता है पहले कोई ट्रांजैक्शन आपने जो किया उसमें कुछ गड़बड़ थी, आप एक नई एंट्री मारो ताकि उसका इंपैक्ट जो हो वो नलीफाई हो जाए, उसका इंपैक्ट क्या हो, नलीफाई हो जाए। इज दिस क्लियर टू यू? तो मैंने आपको इसका लॉजिक दिया, जो आई थिंक आपके दिमाग में क्या है बेटा, सेट हो गया होगा। अब मैंने कहा बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। 73rd देखो आप, 73rd देखो यार, बहुत ही अच्छे से 73rd देखो। अब 73rd आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, और आ रहा समझ? मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें याद है अपना बचपन, मतलब तुम्हारा और मेरा बचपन, आ रहा समझ, अपन दोनों का बचपन, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद आ रहा है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, याद आ रहा है? मैंने अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में तुम्हें लॉजिक बताए थे बहुत सारे। मतलब ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल होता क्या, हमने कहा ये पूरी की पूरी लाइफ है यार, ये ऑर्गेनाइजेशन की पूरी लाइफ है, और अकाउंटिंग पर्पस के लिए मैं इस पूरी की पूरी लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता हूं। हर एक टुकड़े को मैं अकाउंटिंग पीरियड कहता हूं, याद आ रहा है? और मैंने उस टाइम आपको पूरे के पूरे लॉजिक्स भी बताए थे कि इसको अकाउंटिंग पीरियड क्यों कहते हैं और ये अकाउंटिंग पीरियड क्यों कहलाता है। स्टोरी क्लियर है, दिमाग में सेट है अपने, जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब सुनना, मैंने कहा ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, जब आप अकाउंटिंग पीरियड आप एक बनाते हो तो बेसिकली इसलिए आपने क्या किया, इस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से आपने क्या किया, आप क्या करते हो, लेट्स से ईयर 1 में हो तो आप ईयर 1 की बुक्स क्या करते हो, क्लोज करते हो। ईयर 1 की बुक्स क्या करते हो, आप क्लोज करते हो। फिर आप ईयर 2 की बुक्स क्लोज करोगे, एंड सोन, ऐसे कहानी चलती जाएगी। बट जब आप ईयर 1 की बुक्स क्लोज कर रहे हो, मतलब जब आप ईयर एंड पे हो, सुनना ध्यान, जब आप ईयर एंड पे हो तो यार ईयर एंड पे आपको पता होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ के आए हो, आपके पास कुछ एसेट्स होंगे और वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होंगे, याद आ रहा है? इसका मतलब आपके पास ईयर एंड पे एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी और कैपिटल होगा। तो यार ये जो ईयर एंड पे ये जो बुक्स क्लोजिंग के टाइम इनके जो बैलेंसेस हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं, क्योंकि हमारे पास लेट्स से आज साल खत्म हो रहा है, ध्यान से सुनना लॉजिक, मैंने कहा आज हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, तो क्लोजिंग के वक्त हमारे पास एसी, कूलर, मशीन, फ्रिज, ये एसेट पड़े हैं। हो सकता है क्रेडिटर को हमें कुछ पैसा देना हो, किसी से कुछ उधार में खरीदा हो, तो मेरे पास ये एसेट है, मेरे पास ये लायबिलिटीज हैं। तो आपको नहीं लगता ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होंगी? तो नेक्स्ट ईयर तो अपने आप में एक अकाउंटिंग पीरियड अलग ही है। तो जो आपने इस साल रिकॉर्ड किया उसकी वजह से जो एसेट का, कैपिटल का या लायबिलिटी का कुछ बैलेंस आ रहा है, कुछ अमाउंट आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं ईयर 2 में आप लोगों को उसी के लिए ओपनिंग एंट्री मारनी होगी, और ऐसा हर साल होगा। जब आप ईयर 2 से ईयर 3 में जाओगे तो आप जो ईयर 2 में एंड में चीजें बची, आप चाहते हो वो ईयर 3 में आए, तो यार अगर हमें चीजें लेके आनी है तो हमें ओपनिंग एंट्री मारनी पड़ेगी, ऑब्वियसली मारनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक साल को क्लोज करते हो और अगले साल जाते हो तो नेक्स्ट ईयर आपको एक ओपनिंग एंट्री मारनी पड़ती है। क्या मारनी पड़ती है? ओपनिंग एंट्री। अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उससे सब समझ में आ जाएगा, पहले आप इसको कॉपी मार लो यार, पहले आप इसको इस लेवल तक, यहां तक कॉपी मार लो, फिर आपको पक्का जैसे ही मैं 73rd और 74th कराऊंगा आपके दिमाग में ये सारी की सारी चीजें सेट हो जाएंगी। यस गाइस, हो गया, कॉपी किया अपन ने। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपन उठाते हैं 73rd, और 73rd एक एक चीज समझते हुए चलते हैं। अब आप देखो 73rd,
आपको इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही होगी 73rd में, दिख रही है आपको बहुत सारी चीजें। अब आपको देखो क्या बोल रहा है, ऑन 1st ऑफ अप्रैल 2021। यार हमें पता है कि कुछ भी नहीं गिवन होता तो इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या होता है पता है तुम्हें? अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो कब खत्म होता है? मार्च में। अप्रैल से स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है? मार्च में। 1st ऑफ अप्रैल चालू होता है, 31st ऑफ मार्च खत्म हो जाता है, मतलब टोटल 12 मंथ्स का हमारा ये फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर जो होता है जनवरी से दिसंबर, वो दैट इज डिफरेंट गाइस। ओके, ऑन 1st ऑफ अप्रैल 2021 द पोजीशन ऑफ रमेश वॉज एज फॉलोज। रमेश की जो पोजीशन थी वो ऐसी थी, रमेश के पास कैश इन हैंड था, और रमेश के पास कैश इन हैंड कितना था? रमेश के पास कैश इन हैंड था 15,200 रुपए। कितने का कैश इन हैंड था? 15,200 रुपए का कैश इन हैंड था। उसके बाद कैश एट बैंक कितना था? 2,30,000। बिल रिसीवेबल 68। शाम का डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस? शाम का डेबिट बैलेंस। सतीश का डेबिट बैलेंस। ऑफिस का फर्नीचर स्टॉक। सखीराम का क्रेडिट, सीताराम का क्रेडिट, एंड बिल्स पेबल 80,000। आपको ये बहुत सारी डिटेल दे रखी है। क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ रमेश ऑन दैट डेट। उसकी कैपिटल क्या है हम निकाल लेंगे। यार आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन से ही आती है ये चीज कि आप एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल फॉर्मूला है। आपके पास एसेट दे रखा है, आपके पास लाइबिलिटी दे रखा है, तो आप तीसरा फिगर कैपिटल तो निकाल ही सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर क्या है इस ओपनिंग एंट्री का खेल? मैंने कहा अभी चालू करते हैं। देखो बेटा इसका खेल अपन, मैंने कहा आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए जो मैं अभी बोलने वाला हूं। मैं कह रहा हूं आपको एक चीज दिमाग में सेट होनी चाहिए कि जब भी आपके पास डेबिट बैलेंस होता है, याद रखना डेबिट बैलेंस जो होता है वो हमेशा एसेट्स का होता है। आप एसेट्स को ही तो डेबिट करते हो। डेटर, आपने उधार में माल बेचा, एसेट को क्या किया? डेबिट। डेटर्स को डेबिट किया ना। कैश बढ़ा, क्या किया? डेबिट। आपने उधार में माल बेचा, क्या किया? क्रेडिट। सॉरी, आपने उधार में माल खरीदा, क्या किया? क्रेडिट। तो बेसिकली फंडा सिंपल है, आपका क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, या लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, और याद रखना एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा होगा? डेबिट। तो हम इन दी हुई चीजों को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा एसेट है और कौन सा लाइबिलिटी। आ रहा समझे? पहला अपन ये पार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ आपके पास कैश पड़ा है 15,200, ना डेबिट लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, बट हमें पता है अगर हमारे पास कैश है ये हमारा एसेट है, तो मैं एसेट को ए नाम से लिख रहा हूं। किस नाम से? ए नाम से। आगे लिखा है कैश एट बैंक 2,30,000, तो मैं कैश एट बैंक को भी एसेट लिख देता हूं। बैंक में अगर पैसा पड़ा है वो भी मेरे लिए क्या है? एसेट। बिल रिसीवेबल 68,000, अरे भैया बिल है एक जिसके सामने मुझे पैसा रिसीव होगा, ये भी मेरा एसेट है। श्याम का डेबिट बैलेंस, सतीश का डेबिट बैलेंस। अब देखो श्याम और सतीश तो इंसान है, हो सकता है इनसे मैंने पैसा लिया हो, या मतलब इनसे मुझे पैसा लेना हो, या इनको मुझे पैसा देना हो, कुछ भी हो सकता है। बट ये आगे देखो डेबिट लिखा है, और मैंने आपको क्या कहा? डेबिट बैलेंस हमेशा किसका होता है? एसेट। तो मुझे मतलब श्याम से भी पैसा लेना है, मुझे सतीश से भी पैसा लेना है। ऑफिस में आपके फर्नीचर पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, तो ऑफिस का फर्नीचर भी एसेट, ये स्टॉक भी एसेट। ये जो सखीराम है और ये जो सीताराम है, तो सखीराम में क्रेडिट लिखा, सीताराम में क्रेडिट लिखा, मतलब ये लाइबिलिटी, और बिल्स पेएबल भी क्या है? लाइबिलिटी। ये तीनों की तीनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लाइबिलिटी। तो भैया अब मैंने कहा पहले ओपनिंग एंट्री आपको बनाना सिखा देता हूं। आइडेंटिफिकेशन तो एक एक मैंने आपके साथ किया। जब आप एंट्री मारोगे ऊपर फॉर्मेट तो लिख ही लोगे यार, ये मैं इसलिए लिखता नहीं हूं, अब तो तुम्हें दिमाग में सेट ही हो गया होगा। मैंने कहा जब आप ओपनिंग एंट्री मारते हो तो ओपनिंग एंट्री का बिल्कुल सिंपल रूल है, जो जो आपके एसेट हैं, क्या बोला मैंने? जो जो आपके एसेट हैं, जैसे कैश इन हैंड, एसेट के नाम लिख रहा हूं, जो जो आपके एसेट हैं उनको आप ओपनिंग एंट्री में डेबिट करते हो। कैश एट बैंक आप डेबिट करते हो। बिल्स रिसीवेबल
पैसा जो आपको रिसीव होने वाला है आप उसको डेबिट करते हो। ये 3 तो याद थे तो लिख डाले अपन ने यहाँ पे, अमाउंट लिख देंगे अभी अपन 15,200 2,30,000, 15,200 2,30,000, उसके बाद 68,000 श्याम एंड सतीश भी एसेट है क्योंकि इनमें हम पैसा मांगते हैं, श्याम एंड सतीश। तो यहां लिखा मेरे प्यारे बच्चों श्याम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट। यहां किसका लिखा, सतीश का अकाउंट। श्याम लिखा, सतीश लिखा, कितना कितना लिखेंगे श्याम और सतीश, 36 एंड 70, 36,000, 70,000। यहां पे क्या लिखा, अब ऑफिस फर्नीचर और स्टॉक दो और एसेट है। तो देखो जितने एसेट है मैं सबको डेबिट कर रहा हूं। मैंने पहले आपको अच्छे से क्लासिफाई करवाया कि क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी, और याद रखना एसेट और एसेट हमेशा डेबिट, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट। तो यहाँ पे फर्नीचर लिखा, यहाँ पे स्टॉक लिखा, डेबिट हमारा, डेबिट हमारा। अमाउंट बोलो मेरे प्यारे बच्चों, 50,800, 50,800 एंड 6,10,000। ठीक है, 52,800 एंड 6,10,000। मैंने कहा अब आप लाइबिलिटीज लिखना चालू करो। लाइबिलिटीज कैसे लिखोगे, सखीराम अकाउंट, उसके बाद कौन है, सीताराम। दोनों देखो क्रेडिट थे इसलिए मैंने उनको लाइबिलिटी लिखा, क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी। टू बिल्स पेएबल, ठीक है। 1,60,000, 2,80,000, 1,60,000, 2,80,000। स्टोरी क्लियर है। तो मैंने कहा देखो ये एसेट आ गए डेबिट में, क्रेडिट में जो लाइबिलिटी पता थी वो आ गई। अब जो बैलेंस बचा वो क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल। तो अब आप समझ में आ गया आप कैपिटल का बैलेंस कैसे निकालोगे। और ये ओपनिंग एंट्री हो गई, ब्रैकेट में लिख देना बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। अब तुम्हें क्या करना है, सुनो ध्यान से। पहले तो इसको लिखोगे और कैपिटल का बैलेंस निकालोगे। अरे डेबिट और क्रेडिट बराबर आते हैं, तो आप क्या करोगे, जो गिवन डेबिट है आपको, ये जो गिवन डेबिट है आपको, उस गिवन डेबिट में से वो क्रेडिट आप घटा दोगे। क्रेडिट किसका, लाइबिलिटी के बैलेंस का, तो वो आप घटा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। चलो बेटा फटाफट टूट पड़ो इस पे, फटाफट टूट पड़ो आप इससे। बैलेंस निकालोगे इसका तो इसका आएगा 6,42,000। तो कैपिटल का बैलेंस कितना आ गया, 6,42,000। तो आपके देखो दोनों के आंसर आ गए, कैपिटल का बैलेंस भी आ गया, आपने ओपनिंग एंट्री भी मार दी। यार कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आ रहा समझे। तो गाइस कॉपी हो गया होगा। गाइस देखो ओपनिंग एंट्री बड़ी आसान है। पहले आपको सबसे पहले ये क्लासिफाई करना आना चाहिए कि गिवन इंफॉर्मेशन में से एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। एसेट को डेबिट मारो, लाइबिलिटी को क्रेडिट मारो, बचा हुआ जो बैलेंस है वो क्या है, आपकी कैपिटल। ठीक है,
अब मैंने कहा 74th वाला मैं 1 मिनट दूंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिगर्स अलग है, अब तुम्हें ट्राई करना है और ओपनिंग एंट्री मारनी है। 1 मिनट दूंगा मैं, आपको ज्यादा चाहिए आप पॉज करके थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। यस गाइस, ट्राई किया होगा तुमने, आई होप पॉजिटिव ही रिजल्ट आया होगा और जो मैं करूंगा उससे बिल्कुल मैच करेगा। चलो आ जाओ, क्या है यहाँ पे। मैंने कहा स्टॉक इन हैंड, बिल्स पेबल, कैश एट बैंक, प्लांट मशीनरी, डेटर्स, एसेट है यहाँ तक। तो पहले जो जो एसेट दिख रहे हैं उनको लिख देता हूँ मैं। अरे बिल्स पेबल को तो एसेट नहीं मान रहा हूँ मैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट लिखा। कितना है स्टॉक अकाउंट डेबिट? स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, तो यहाँ लिखा 2,50,000। बाद में दिया हुआ है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल को अभी छोड़ते हैं। कैश एट बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, तो कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, तो पहले एसेट एसेट ले रहा हूं मैं, प्लांट एंड मशीनरी, तो पहले ऐसा ले लेता हूं, एसेट एसेट ले लेता हूं। आपने भी ऐसा ही किया होगा। 450, सॉरी, उसके बाद बैलेंस कितना, 450 एंड 150, तो 450 एंड 150, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, डेटर्स, क्रेडिटर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट, तो डेटर और इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, ये हमने डेबिट मार दिया। अमाउंट बोलो यार, अमाउंट 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 अमाउंट, डेटर्स 72, इन्वेस्टमेंट 50, तो 72,000 एंड 50,000। अब लाइबिलिटी लिखते हैं यार, कुछ कुछ तो आंखों के सामने आई गई थी, बिल्स पेबल आ गया था, आ रहा समझ, कुछ कुछ तो आंखों के सामने आई गई थी, बिल्स पेबल आ गया था, उसके बाद क्रेडिटर्स आ गया था, एक एंड में देखा था तुमने, इग्नोर किया होगा, लोन फ्रॉम पवित्र, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, पवित्र से लोन लिया भैया हमने, लोन टू पवित्र होता तो हमारा एसेट होता, हमने किसी को लोन दिया है। स्टोरी क्लियर है? अब सुनना, मैंने कहा अमाउंट अमाउंट अमाउंट, बिल्स पेबल 75, क्रेडिटर 33, तो 75, 33 और लोन फ्रॉम पवित्र 80,000। अब मैंने कहा जो बची है वो क्या आ गई, कैपिटल, और नाम भी लिख दो यार, सुरेश कैपिटल, ऊपर भी चाहो तो वो कैपिटल में बंदे का नाम डाल देना। बैलेंस निकालो, अब चेक करो पहले तो तुम्हारा सही कि नहीं, और बैलेंस निकालो, चेक करो बेटा, 30 सेकेंड्स, चेक करो कोई गलती तो नहीं, कोई ऐसा कोई अमाउंट कोई जो तुमने कुछ गलत किया हो। सेवन 84। तो गाइस आपका भी आई होप बिल्कुल सेम टू सेम आया होगा यार। आज के गाइस एंट्रीज में हम लोगों ने रिबेट का कॉन्सेप्ट देखा, हम लोगों ने गाइस आज का जो ये सेशन था उसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने गाइस देखा ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट।
तो गाइज ये हमारी वर्कशीट नंबर जो 3 थी वो कंप्लीट हो गई। जो हमारी अगली वर्कशीट है बेटा वो है जीएसटी। तो फोर्थ वाली जीएसटी एंड फिफ्थ वाली रिवर्सल ऑफ जीएसटी। तो गाइज आप यहां तक पहले अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि जीएसटी में यहां तक की नॉलेज तो काम आएगी आएगी, प्लस नया कॉन्सेप्ट है, फिर रिवर्सल ऑफ जीएसटी में फोर्थ तक पूरा काम आएगा। तो गाइज पूरा सिक्वेंशियली मैंने आपके लिए अरेंज किया है यार, आ रहा समझे। और पूरे के पूरे जब हम ये खत्म कर लेंगे वर्कशीट पांचों, तो मोर देन अ सेंचुरी हमारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे जो हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है गाइज, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन डू रिवाइज यार, डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज and do mark important point for yourself for revision. Bye bye, take care.